चलो नेक्स्ट लेक्चर, मेजरमेंट्स। कल के क्लास में मैंने बताया था इन सब के बारे में। लेक्चर नंबर 11। ड्यूरिंग ट्रांजिएंट पीरियड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हैज़ टू बी बैलेंस। हमको ट्रांजिएंट में बैलेंस करना पड़ता है टॉर्क को। कौन कौन से टॉर्क को? इनर्शिया को, डैम्पिंग को, कंट्रोलिंग को, इसको बैलेंस करना पड़ता है। तो इनर्शिया जो है वो होता है जे डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। तुम लोग स्विंग इक्वेशन पढ़े हो पावर सिस्टम में, ये आया था ना। और देखो डैम्पिंग टॉर्क, ये डी थीटा बाई डी टी, और ये टी सी के सी थीटा। यहाँ से जे डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, डी थीटा बाई डी टी प्लस के सी थीटा बराबर डी टी। अब इसको सॉल्व किए डिफरेंशियल इक्वेशंस। जे डी स्क्वायर, इसको डी बाई डी टी को एम मान लिया। तुम लोग अपना नाम मान सकते हो, मैं अपना नाम से मान दें। एम स्क्वायर प्लस डी एम प्लस के सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस जी, है ना। इसको सॉल्व किए तो एम का मान आया। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वैसे प्रियंका जी क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद बताया था प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह। प्लस चिन्ह लेंगे और माइनस चिन्ह लेंगे। क्लियर? क्लियर है कि नहीं? आ रहा है आवाज? आवाज अब क्लियर है कि पहले था? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बताया था मैंने कि डी छोटा होगा जीरो से। छोटा होगा जीरो से तो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होगा, है ना। समान होगा तो इक्वल वास्तविक संख्या है। डी ग्रेटर देन जीरो असमान होगा, अनइक्वल रूट्स। ठीक है ना। आगे बढ़े। अनइक्वल रियल। अब देखो ये जब बड़ा रहता है जीरो से, तो जीरो से बड़ा है उसको बोलते हैं ओवर डैम्ड केस। इक्वल टू जीरो क्रिटिकल डैम्ड केस। लेस देन जीरो अंडर डैम्ड केस। आया समझ में? यहाँ तक इसको बोलते हैं, इसको मान लो तुम लोग, है ना। जीरो से बड़ा ओवर बराबर क्रिटिकल छोटा अंडर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब इसके बाद अब अगर छोटा है, ये इसका वैल्यू क्या आएगा जी? नेगेटिव आएगा। इसको पलट दिया, जे बाहर, ये आई बोलते हो, आई इतना। तो ये माइनस अल्फा प्लस माइनस जे ओमेगा डी, है ना समझ में। अब डी इक्वल टू जीरो, इस तरीके से डी का वैल्यू 2 के सी डी बाई डी टी। इसको बोलते हैं जीटा। क्या बोलते हैं इसको? जीटा। जीटा इसको बोलते हैं डैम्पिंग फैक्टर। इसको बहुत सारा पढ़ेंगे हम लोग कंट्रोल सिस्टम में। यहाँ के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। जे क्या है? इनर्शिया कांस्टेंट। अब क्लियर यहाँ तक? आज क्लियर हुआ?
सबको कैसे जी? हम्म उसके बाद कल बताया था ये सब केसेस के बारे में, ठीक है ना? तो वाइट वाल दिख रहा है, वो क्या है? अंडर डैम्ड केस। और रेड वाला स्लाइटली लेस देन अंडर डैम्ड। पीला वाला क्या है? क्रिटिकल डैम्ड। और नीला वाला ओवर डैम्ड केस, ठीक है ना? फॉर ऑल इंस्ट्रूमेंट स्लाइटली लेस देन क्रिटिकल डैम्पिंग इज प्रीफर्ड। क्लियर हो गया सबको? इसको याद रखना है बस तुमको, इसमें पूरा कहानी है, ये याद रखना है। इसको पूछा गया कई बार एग्जाम में। क्लियर हुआ? आगे बढ़ूं सबको? नेक्स्ट है डेड बीट। डेड बीट जानते हो किसको बोलते हैं? ऐसे जी पिछले बार पढ़ा है। डेड बीट याद है? डेड बीट फॉर क्रिटिकल डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग without any oscillation, without any oscillation, the pointer reach final value quickest possible time, quickest possible time, then this is called dead beat, dead beat। तो डेड बीट क्या होता है? जब क्रिटिकल डैम्पिंग केस में, देखो ये वाला पीला वाले को देखो, सीधा पहुंच गया ना सबसे कम टाइम में। देखो ये इस तरीके से कूदते फांदे गए, ये क्या होगा? सीधा सीधा बिना किसी ऑसिलेशन के रीच किया। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? आ गया हड़ताल वाला, ठीक। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड डेड बीट। तो ये यहाँ तक पूरा बेसिक्स कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। बेसिक्स इतना ही था, अब मैं इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करूँगा। बेसिक्स पूरा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा डेड बीट। ये ग्रीन, ये वाला फॉर क्रिटिकल डैम्ड विदाउट एनी ऑसिलेशन द पॉइंटर रीच फाइनल वैल्यू क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम। जब भी क्रिटिकल डैम्पिंग का केस होता है तो बिना किसी ऑसिलेशन के पॉइंटर रीच करता है फाइनल वैल्यू को, दैट इज क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम इज कॉल्ड डेड बीट। दिख रहा है तुमको पीला वाला? क्लियर हुआ? अंडर डैम्ड, उसको तो मैं खुद नहीं आता। ये
मैं हिंदी में नहीं जानता है इसको, है ना, क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में याद रखो। ठीक, क्रिटिकल डैम, स्लाइटली लेस देन क्रिटिकली डैम्ड इज प्रीफर्ड, है ना, हिंदी में खुद नहीं जानता। ठीक, क्लियर हो गया सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेन टॉपिक हमारा यहाँ से स्टार्ट। ये वाला ये प्रैक्टिकली जो है हम आइडियल क्रिटिकल डैम नहीं पा सकते ना, इसलिए उससे कम। समझ पा रहे हो? ये आइडियल केस है, आइडियल तो नहीं हो सकता कोई भी चीज़, तो ये प्रैक्टिकल चीज़ है, ऐसा समझ में। जैसे मैं रेजिस्टेंस शून्य कर सकता हूँ क्या, बताओ? वैसी ऑसिलेशन को जीरो नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं, जैसे फ्रिक्शन है। अब आया समझ में? वो आइडियल केस था। चलो अब ये यहाँ से अब मेजरमेंट चालू होगा, ये बस इंट्रोडक्शन था अभी तक, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट हम इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। इंस्ट्रूमेंट ही अभी तक तो बेसिक था, है ना। अभी देखो PMMC, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, या केवल इसको मूविंग कॉइल भी बोलते हैं, इतना ही बोलते हैं, केवल मूविंग कॉइल, है ना। या इसको और क्या बोलते हैं जी, डी आर्सनल मोमेंट गैल्वेनोमीटर, मोमेंट गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, ठीक। डी आर्सनल मोमेंट गैल्वेनोमीटर, तीनों एक ही चीज़ है। PMMC बोलूँ, मूविंग कॉइल बोलूँ, डी आर्सनल मोमेंट, बात एक ही है ना। आया समझ में? नाम है वो होगा साइंटिस्ट के, ठीक, क्यों बोलते हैं सार, ठीक। इसको SSC दोगे तो मेंस में भी पूछता है, सीखो कि नीट स्केच बना के इसको बनाओ करके, है ना। तो कभी मेंस लिखना होगा तो उसके लिए बता दे रहा हूँ। ये मेंस में पूछता है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में, जैसे SSC देते हैं ना, प्री और मेंस होता है, तो मेंस में इसको पूछता है। चलो देखो अब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? देखो दिख रहा है? देखो इधर, ये हमारा PMMC इंस्ट्रूमेंट होता है, दिख रहा है? डायग्राम दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है? चलो
इसमें देखो ये से अब यहाँ तक क्लियर दिख रहा हो, दिख रहा है क्लियर? देखो इसमें जो है ये एन और ये एस दो क्या होते हैं, परमानेंट मैग्नेट, और ये पिवेट ज्वेल बीरिंग इस तरीके से रहता है, ये हमारा स्प्रिंग है इस तरीके से, और ये पॉइंटर है, पॉइंटर के नीचे मिरर लगा रहता है, बताया था पहले एक एरर को दूर करने के लिए। अब पूरा बेसिक्स बता दिया हूँ, है ना। कंट्रोलिंग टॉर्क स्प्रिंग से दे रहे हैं। अब देखो यहाँ बैलेंस वेट इस तरीके से, पॉइंटर को बैलेंस करने के लिए ये इस तरीके से, ये ज्वेल बीरिंग होता है, ये कॉइल रेक्टेंगुलर फ्रेम, कॉइल एंड फ्रेम। क्लियर हो गया। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या याद रखना है, किसमें एक परमानेंट मैग्नेट होता है, इसमें कौन सा पिवोट एंड ज्वेल बेरिंग यूज करते हैं, कंट्रोल के लिए स्प्रिंग यूज करते हैं, ये सब पॉइंटर मिरर स्केल ये सब क्लियर हो गया। रेडियल फील्ड्स बियरिंग्स है ना, बियरिंग जानते हो नहीं, बॉल बियरिंग टाइप होता है, कोई टाइप का है। चलो हाँ ठीक है ना, ऐसा क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन में देखो क्या क्या चीज़ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ PMMC इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें तो कंस्ट्रक्शन फीचर्स शोन इन फिगर दिया है। मूविंग कॉइल वाउंड विथ मैनी टन्स ऑफ इमेल्ड और सिल्क कॉपर वायर से वाउंड करते हैं। कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ, फिर वर्किंग बताऊँगा। द कॉइल इज माउंटेड ऑन rectangular aluminum former which is pivoted on ज्वेल bearings, जो पहले मैंने इमेज में बताया था सब, हाँ बताया था ना। मोस्ट voltmeter coils are metal frame so provide the required electromagnetic damping। याद रखना, metal frames to provide required electromagnetic damping। Most ammeter coils have your mic off रखो। Most ammeter coil wound on non-magnetic former because of coil turns effectively shortened बाई अमेचर सन्स। याद रखना है सब चीज़, नोट्स भेजूंगा अभी। द कॉइल इट सेल्फ देयर फॉर प्रोवाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। कॉइल जो है खुद से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग प्रोवाइड करता है। तो यहाँ तक मैंने बता दिया था, है ना जी, बताया था स्टार्टिंग में। डैम्पिंग टॉर्क किस में यूज करते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है सबको यहाँ तक? हाँ सेम है, वही चीज़ सेम है। वो पहले बता चुका हूँ इसलिए ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, पहले बेसिक्स क्लियर हो गया है, वही बेसिक का यूज करेंगे। अब कैसे होता है फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सब बता चुका हूँ, बस आपको यूज करना है। हाँ वो भेजूंगा अभी नोट्स, ठीक है ना। इधर देखो, अब इसमें पार्ट्स क्या क्या था, परमानेंट मैग्नेट था, रेक्टेंगुलर कॉइल था, कंट्रोल स्प्रिंग, एल्यूमिनियम, सिलेंडर कोर, पॉइंटर, पिवोट्स, स्केल, इंडस्ट, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद देखो मैग्नेटिक सिस्टम, ओल्ड स्टाइल जो मैग्नेट था, देखो ओल्ड स्टाइल
मैग्नेट जो था system considered to relatively long U-shape permanent magnet having soft iron core pieces. Owing to development material like Alcomax and Alnico which have high coherence force. शुरुआत में यू शेप मैग्नेट का यूज करते थे. अब नया नया मैग्नेट जो कि ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि परमानेंट मैग्नेट बनने के एल्यूमिनियम निकिल कोबाल्ट सॉल्ट में एल्निको का यूज़ करते हैं, जिससे हाई फोर्स हमको मिलता है. इट इज़ पॉसिबल टू यूज स्मॉल मैग्नेट लेंथ एंड हाई फील्ड इंटेंसिटीज. द फ्लक्स डेंसिटी यूज इन PMMC इंस्ट्रूमेंट वेरी फ्रॉम 0.1 to 1 वेबर. इसको पहले बताया था मैंने, है ना जी, इतना वेबर का रहता है करके बताया था. चलो आगे बढ़ते हैं. कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल के लिए क्या यूज करते हैं बताया था. स्प्रिंग कंट्रोल यूज करते हैं, है ना. याद रखना इसको. 2 जेवेल बेरिंग, 2 फॉस्फर ब्रॉन्ज हेयर स्प्रिंग प्रोवाइड द कंट्रोल टॉर्क. फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल का स्प्रिंग यूज करते हैं, याद रखना. क्लियर हुआ. फॉस्फर ब्रॉन्ज क्या है, मटेरियल है स्प्रिंग का. ये पूछता है, कई बार एग्जाम पूछा है कि जो स्प्रिंग है वो कौन से मटेरियल का बनाते हैं, तो फॉस्फर ब्रॉन्ज याद रखना है. दिस स्प्रिंग्स आल्सो टू लीड करंट एंड इन एंड आउट ऑफ द कॉइल. द कॉइल कंट्रोल टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाई रिबन सस्पेंशन असोन. पीछे जो चित्र में दिखाया गया है. दिस मेथड इज कंपैरेटिवली न्यू एंड इट कैन टू बी एडवांटेजियस as it eliminates bearing friction. बेरिंग फ्रिक्शन को कम करता है, इसलिए अच्छा यूज़ करते हैं ज्वेल बेरिंग्स का. ठीक है ना. बेरिंग लगाने से फ्रिक्शन कम होता है जी. ठीक, क्लियर हो गया. इसके बाद आगे बढ़ते हैं. डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. देखो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लिए ये दिख रहा हो, ये रेक्टेंगुलर फ्रेम यूज करते हैं. ठीक है जी. रेक्टेंगुलर फ्रेम में कॉइल को वाउंड करते हैं. इसका एनिमेशन वीडियो भेजूंगा, उसको देखना. रेक्टेंगुलर कॉइल इन शेप वाउंड ऑन एल्यूमिनियम फॉर्मर with large number of turns. Width of rectangle is less than distance between the pole of permanent magnet with an air gap. ये डिफ्लेक्टिंग सिस्टम है. एल्यूमिनियम का कोर होता है, सिलेंडर कोर यूज करते हैं. उसके बाद पॉइंटर एंड स्केल. पॉइंटर यहाँ पर पॉइंटर नॉर्मल एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, ठीक है. और इसमें ग्रेजुएटेड स्केल. ये जो स्केल रहता है ये यूनिफॉर्म होता है. ठीक. ठीक है, क्लियर. इसके नीचे में क्या लगाते हैं, मिरर लगाते हैं, जिससे क्या होता है, पैरेलैक्स एरर. क्लियर हो गया. फॉस्फर ब्रॉन्ज, एयर स्प्रिंग. ठीक है. इस देखो ये स्प्रिंग लगा हुआ है,
इससे करंट अंदर जाता है, बाहर निकलता है, इस तरीके से। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। डस्ट प्रूफ केस, ऊपर में किसी भी आपने इंस्ट्रूमेंट को देखा होगा तो उसके ऊपर में कांच लगा रहता है, कांच लगा रहता है ना, कांच या प्लेट बोल सकते हो, जिससे, है ना, पूरा वुडन का फ्रेम लगा रहता है ताकि क्या हो, डस्ट पार्टिकल्स अंदर ना जा पाए, है ना। सीलिंग रखते हैं ना जी, ठीक। और इसका जो शेप एंड साइज है वो किस पे डिपेंड करेगा? कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा। कैसे जी? कितना बड़ा इंस्ट्रूमेंट मैं यूज कर रहा हूँ। वर्किंग, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर थोड़ा बहुत याद है? मोटर का प्रिंसिपल, ठीक है ना। करंट कैरिंग कंडक्टर तो हम कहाँ रखते हैं? मैग्नेटिक। हाँ, तो फ्लेमिंग का कौन सा हाथ है? लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता है ना। ये पूरा जो है वर्क करता है किस पे? मोटर के सिद्धांत पे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, याद है ना। चलो इस पर विचार करेंगे बाद में, ये बढ़ते हैं अभी। चलो, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? द PMMC consume less power and great accuracy. It has uniform divided scale and cover 270 degrees. मतलब इसमें जो स्केल होता है यूनिफॉर्म होता है। द स्केल PMMC हैज़ हाई टॉर्क टू वेट रेशियो, बहुत अच्छा है इसलिए हाई टॉर्क टू वेट रेशियो रहता है। इट कैन बी मॉडिफाइड एज अमीटर एंड वोल्टीमीटर with suitable resistance. It has efficient and damping characteristics. Is not affected by extramagnetic field. It produces no losses due to hysteresis. क्लियर हुआ? एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? द मूविंग कॉइल कैन ओनली बी यूज्ड ऑन DC सप्लाई, मतलब ये AC के लिए यूज नहीं कर सकते, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ऐसा समझे सब लोग को। किसके लिए यूज कर सकते? केवल और केवल DC ओनली, केवल DC के लिए यूज कर सकते हैं। याद रखना, कई बार पूछा एग्जाम में, क्या शो करता है? DC वैल्यू, या इसी को क्या बोलते हैं? एवरेज वैल्यू शो करता है। इट कॉस्टली एज कम्पेयर टू, कॉस्टली होता है क्योंकि देखो परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं। इट में सो इरर ड्यू टू लॉस ऑफ मैग्नेटिज्म परमानेंट मैग्नेट। तो जान रहा हो कि परमानेंट मैग्नेट कुछ साल में एजिंग के कारण अब पुराना हो जाता है, बहुत सारे कारण हैं। You also know, read, minimize the risk of electric shock on ship. ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? डिसएडवांटेज एडवांटेज क्लियर? हाँ, एडवांटेज क्या क्या एडवांटेज है? परमानेंट मैग्नेट लेस पावर कंज्यूम करता है, एक्यूरेसी ज़्यादा रहता है,
यूनिफॉर्म स्केल रहता है, ये सब दिखाऊंगा क्या है। इट कैन बी मॉडिफाइड, अमीटर वोल्टमीटर के रूप में यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सुटेबल रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ? चलो ये तब इंट्रोडक्शन था। अब मेन चीज़ में आते हैं। जनरल ओवरव्यू दिया मैंने एक पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में। क्लियर? ठीक है ना? देखो ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर हुआ? उधर देखो, ये सबको क्लियर है? देखो इसमें क्या क्या चीज़ आता है। ये पिवोट एंड ज्वेल बीरिंग, स्प्रिंग बैलेंस, रेक्टेंगुलर फ्रेम, ज्वेल एंड पिवेट बीरिंग, परमानेंट मैग्नेट। इसका कंस्ट्रक्शन क्लियर हुआ? देखो यहाँ स्केल जो दिख रहे हैं वो सब कैसे दिख रहा है तुमको? यूनिफॉर्म दिख रहा है? यूनिफॉर्म स्केल यूज होता है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कौन सा प्रिंसिपल वर्क करता है? ऐसे ही है ना? डीसी मोटर। यहाँ तक तो क्लियर होगा? क्लियर हुआ? आगे बढ़ें। ठीक है, तो मोटर में क्या होता है? वो पूरा कंप्लीट ऐसे रिवॉल्यूशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लिमिटेशन रहता है। भाई यहाँ से यहाँ तक मूव कर सकते हैं। देखो ये पॉइंटर है, यहाँ से यहाँ तक ये मूव कहाँ से कहाँ तक करेगा? एक लिमिटेड रोटेशन होता है डीसी मोटर के साथ। ऐसा नहीं, जो आपका नॉर्मल मोटर रहता है वो कंप्लीट 360 डिग्री रोटेट करता है। क्लियर हुआ? ठीक, तो ये डीसी मोटर के सिद्धांत पर काम करता है, इसके बाद आगे देखो, लॉरेंस फोर्स के सिद्धांत पर भी काम करता है। प्रिंसिपल है इसका, वर्किंग प्रिंसिपल। तो लॉरेंस फोर्स क्या होता है? बिल साइन थीटा, याद है? बिल साइन थीटा है ना? ऐसा नहीं, क्लियर? यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, इसका टॉर्क का डेरिवेशन बता दे रहा हूँ। तो फोर्स बराबर ये बिल साइन थीटा, साइन 90 होता है, 90 डिग्री मान लेते हैं।
फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, बी आई एल हो जाएगा एक टर्न के लिए। अब नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कितने हैं मान लेता हूँ, एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो बी आई एल है ना, एन एन नंबर ऑफ टर्न्स। अब टॉर्क बराबर क्या होता है जी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर लेंथ होता है ऐसे जी, एफ इंटू डी फोर्स बराबर, तो एफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी मान लेता हूँ, तो एफ का वैल्यू